अक्सर माता पिता के मन में रहता है कि मेरी संतान किस प्रकार की होगी, धार्मिक होगी या नहीं, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करेगी या नहीं, और सबसे मुख्य हर किसी के मन में यह रहता है कि क्या मेरी संतान बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी या नहीं। तो इस प्रकार के सवाल हर किसी के मन में उठते हैं। तो आज मैं इसी सवाल का समाधान लेकर आपके पास आया हूं। आप किस प्रकार से यह जान सकते हैं कि आपकी जो संतान है वह आपका बुढ़ापे में साथ देगी या नहीं देगी, और जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी या नहीं करेगी। इस समस्त शंका का आज मैं आपके लिए समाधान लेकर आया हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं किसी भी संतान के विचार के लिए हमें पुरुष और महिला दोनों की कुंडलियों में विचार करना होता है। साथ ही साथ उस संतान की कुंडली को भी एक बार देख लेने से आपके मन में उठ रहे हर प्रकार की शंका का समाधान मिल जाता है। पुरुष की कुंडली में हमें मुख्य रूप से पंचम भाव, गुरु, सूर्य और शुक्र को देखना होता है, क्योंकि गुरु संतान के कारक है, सूर्य पराक्रम के कारक है और शुक्र ग्रह के बिना संतान संभव नहीं है। साथ ही साथ पंचम भाव की स्थिति और पंचमेश की स्थिति यह भी संतान उत्पत्ति और संतान की जो स्थिति रहेगी उस पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर हम स्त्री जातक की कुंडली की बात करें तो स्त्री जातक की कुंडली में हमें पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति, साथ ही साथ चंद्रमा और मंगल को देखना जरूरी होता है। इसके अलावा पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को, यह भी महिला कुंडली और पुरुष कुंडली के लिए अनिवार्य है। स्त्री जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि चंद्र को रक्त का स्वामी माना जाता है और चंद्र ग्रह रज का भी कारक ग्रह है और मंगल ग्रह को रक्त का कारक ग्रह माना गया है। इन सब स्थितियों को देखने के बाद हमें उस संतान की कुंडली पर यह देख लेना अति आवश्यक है कि संतान का जन्म किस भाव को लेकर हुआ है। तो इससे हमें पूर्ण अनुमान लग जाएगा कि हमारी संतान जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करेगी। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि उसकी जो संतान होगी तो वह पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो उसके लिए हमें पंचम भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि पंचम भाव पर जो ग्रह बैठे हैं या जिनकी दृष्टि पड़ रही है वह पुरुष ग्रह है या स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह में आ जाते हैं चंद्रमा और शुक्र, जबकि बुध को नपुंसक माना जाता है। तो इससे यह हमें पता लग जाता है कि पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसमें ज्यादा पुरुष ग्रह हैं या स्त्री ग्रह हैं। जिन ग्रहों की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है या पंचम भाव में बैठे हुए पुरुष ग्रह होंगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और अगर महिला ग्रहों का संबंध पंचम भाव से बन रहा है तो पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। तो यह तो था जो मन में व्यक्तियों के सवाल उठते हैं। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि संतान के बारे में हम कैसे जानें। तो संतान के बारे में जानने के लिए जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि हमें किन किन ग्रहों को देखना है, इसके अलावा हमें जो भाव देखने होंगे उसमें लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, इन चार भावों की भी मुख्य भूमिका रहती है। अब लग्न भाव इसलिए संतान के स्वभाव के लिए हमें लग्न भाव और सप्तम भाव को देखना आवश्यक होता है, और व्यक्ति का भाग्य भाव, व्यक्ति का पंचम भाव संतान के लिए आवश्यक है, और नवम भाव जो होता है वह व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है। साथ ही साथ पंचम से पंचम जो भाव होता है वह नवम भाव होता है। तो भाव भावत सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम भाव नवम भाव है जो संतान को भी दर्शाता है। तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपकी संतान आपका कितना साथ देगी, और इसके अलावा संतान उत्पत्ति से संबंधित किस प्रकार से बाधाएं उठती हैं। इन सूत्रों से आपको हर एक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले सूत्र की अगर हम बात करें तो पहला जो सूत्र है उसमें अगर सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में अगर बैठ जाए तो ऐसे में
व्यक्ति के संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। किसी भी कुंडली में अगर यह स्थिति बनी है कि सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाए तो उससे उस व्यक्ति के संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। दूसरा जो सूत्र है, कुंडली का पंचम भाव कमजोर हो, गुरु ग्रह कमजोर हो, शुक्र ग्रह कमजोर हो, तो भी व्यक्ति के जीवन में संतान उत्पत्ति में बाधा देखने को मिलती है, या अगर संतान हो भी जाती है तो वह कमजोर होती है। लेकिन इसके लिए भी हमें दोनों की कुंडलियों को देखना बहुत आवश्यक है, पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों को, क्योंकि हो सकता है पति की कुंडली में पंचम भाव कमजोर हो, गुरु कमजोर हो, लेकिन वहीं अगर पत्नी की कुंडली में चंद्र मजबूत हो जाए, मंगल मजबूत हो जाए, तो पत्नी की वजह से संतान प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हमें दोनों की कुंडलियों के विचार की आवश्यकता होती है संतान प्राप्ति के लिए। तीसरा जो सूत्र है, पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि। अगर पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो यह संतान उत्पत्ति और संतान के स्वभाव के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। चौथा जो सूत्र है, सूर्य कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं वहां से पंचम भाव की स्थिति, जहां पर भी सूर्य बैठे हैं वहां से अगर हम गिनेंगे तो अगले पंचम भाव में जो भी भाव है उसकी स्थिति क्या बनी हुई है। इसके अलावा गुरु से पंचम भाव और महिला जातक की कुंडली में चंद्र से पंचम भाव, यह भी देख लेना बहुत आवश्यक है। पांचवा जो सूत्र है, एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों की। एकादश भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वहां से पंचम भाव पर जो संतान भाव है उस पर हर एक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, जो भी एकादश भाव में बैठा होगा। तो वहां पर कौन से ग्रह हमारे विराजमान है यह भी देखना बहुत आवश्यक है। अगर वहां पर शुभ ग्रह होंगे तो वह संतान अपने जीवन भर अपने माता पिता का साथ देगी, वह आज्ञाकारी होगी, बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनेगी। तो हमें एकादश भाव को भी नहीं भूलना चाहिए। छठा जो सूत्र है, पंचम भाव में गुरु का अकेले विराजमान हो जाना, यह भी संतान उत्पत्ति में बाधा देती है। या अगर संतान हो भी जाए तो वह संतान अपने माता पिता के साथ संबंध खराब कर लेती है, और जिस समय माता पिता को अपने संतान की जरूरत होती है बुढ़ापे के समय में, उस समय वह संतान अपने माता पिता का साथ नहीं देती है, माता पिता से दूरी बनाकर रखती है। सातवां जो सूत्र है, पंचमेश का 6, 8, 12 में होना, यह भी संतान उत्पत्ति में बाधा देती है, और अगर संतान हो जाती है वह भी माता पिता से दूरी बनाकर रखती है। ऐसी संतान की वजह से माता पिता को अपमान का सामना करना पड़ता है, और जीवन के मुख्य समय पर जहां पर माता पिता को संतान की जरूरत होती है वहां पर वह माता पिता का साथ नहीं देती, उनसे दूर रहती है। आठवां जो सूत्र है, शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य का पंचम भाव में विराजमान होना, या पंचम भाव में इन ग्रहों की दृष्टि होना। किसी भी प्रकार से अगर पंचम भाव से यह ग्रह संबंध बना रहे तो यह भी विच्छेद की स्थिति पैदा कर देते हैं, माता पिता से संतान की अलगाव की स्थिति बन जाती है। ऐसी संतान माता पिता का साथ नहीं देती। नवा जो नियम है, संतान भाव का मालिक अगर लग्न भाव यानी प्रथम भाव, पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव, सुख भाव यानी चतुर्थ भाव, नवम भाव यानी भाग्य भाव, दसम भाव यानी कर्म भाव और एकादश भाव यानी लाभ भाव, इन भावों में विराजमान हो जाए तो ऐसी संतान बुद्धिमान होती है, बहुत तेजस्वी होती है, और ऐसी संतान अपने माता पिता का जीवन भर सहारा बनकर रहती है। चाहे वो घर से दूर हो या उनके पास हो, वह किसी न किसी रूप से अपने माता पिता को जरूर सहारा देती है। आखिरी 10वां जो सूत्र है तो उसमें हमें यह देख लेना है कि आपकी संतान कौन से भाव को लेकर जन्मी है, उसका लग्न भाव कौन सा है और पंचम भाव कौन सा है, यह भी इस स्थिति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। इससे व्यक्ति के जीवन पर होने वाली उसकी संतान की अलग अलग परिस्थितियों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय था जो संतान का अपने माता पिता के साथ लगाव या अलगाव की स्थिति को पैदा करता है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए,
जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।